हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं श्रीराम फाइनेंस के बारे में। देखो, बहुत ही बढ़िया कंपनी है और ये क्या है, व्हीकल फाइनेंसिंग करते हैं। अब इनका जो पहले बुक हुआ करता था, ये मेजोरिटी व्हीकल फाइनेंसिंग का हुआ करता था। अभी भी है व्हीकल फाइनेंसिंग का ही, बट अब ये दूसरे दूसरे और नए नए सेगमेंट्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग लेंडिंग हो गया या एमएसएमई लेंडिंग हो गया। इन सारे तरह की चीजों में ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए इन वाले सेगमेंट्स में इनका पेस ऑफ ग्रोथ ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, जब छोटा बेस है तो छोटे बेस पे हमें ग्रोथ ज्यादा ही देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आज चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 1,18,000 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और अब आ जाते हैं एयूएम ग्रोथ नंबर पे। उससे पहले एक बार हम एक और चीज देख लेते हैं, इन्होंने गाइडेंस क्या दे रखा है। तो ये लास्ट 2 क्वार्टर से गाइडेंस देते हुए आ रहे हैं कि हम 15% के आसपास से हम ग्रो करेंगे। और ये गाइडेंस कम आपको इसलिए भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये कर रहे हैं व्हीकल फाइनेंसिंग। व्हीकल फाइनेंसिंग जो है वो साइक्लिक सिक्लिकल होता है। अब देखो, जब आपकी गाड़ी की सेल सिक्लिकल है, जब आपका व्हीकल की सेल सिक्लिकल है, तो आपका जो व्हीकल फाइनेंसिंग है वो भी तो सिक्लिकल होगा ही होगा ना। अब एक बार जब आपके इंटरेस्ट रेट्स डाउन है, तब आपका व्हीकल फाइनेंसिंग बहुत ऊपर बढ़ेगा क्योंकि लोग बाग नई गाड़ी खरीदेंगे, नया कमर्शियल व्हीकल खरीदेंगे। इसकी वजह से उस टाइम आप ज्यादा फाइनेंस कर पाओगे, उस टाइम आपका रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जब आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर की साइड में है। लोग बाग कम गाड़ियां खरीद रहे हैं, कम कमर्शियल व्हीकल खरीदे जा रहे हैं। उस टाइम आपका थोड़ा पेस ऑफ ग्रोथ कम होगा। और उसमें भी एक और चीज है, जो इनका मेजोरिटी पोर्शन था, जो इनका कमर्शियल वाला था, जो जो ये बड़े बड़े फ्लीट ऑफ ट्रक्स में की फाइनेंसिंग करते थे, या ट्रैक्टर की फाइनेंसिंग करते थे, या फार्म इक्विपमेंट की फाइनेंसिंग करते थे। उसमें अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो लोग ज्यादातर चले गए हैं यूज्ड कमर्शियल व्हीकल खरीदने में। क्यों? क्योंकि ये जो नए BS6 व्हीकल्स आए हैं, इनकी प्राइसेस ज्यादा हैं, बट उतना क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। मतलब अगर कोई फ्लीट ऑपरेटर है या कोई खुद एक अकेला खुद का ट्रक ड्राइवर भी है, और वो अगर एक ट्रक खरीदने का सोचता है, तो वो ये देखता है कि मैं BS6 के लिए 20-30% पैसा ज्यादा पे कर रहा हूँ, और उसके बदले में मेरे को कोई एडिशनल फीचर नहीं मिल रहा है जिससे मेरे को मेरी कमाई हो। मतलब कोई कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का उसमें कोई कहानी नहीं है। उसमें सिर्फ वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि भाई आपका पोल्यूशन इतना हो जाना चाहिए, ये इतना हो जाना चाहिए, आपकी बॉडी ऐसी हो जानी चाहिए। इस वजह से BS6 लॉन्च करना पड़ता है। तो वो व्हीकल हो गया महंगा। तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर मेरे को ट्रक खरीदना ही है, तो मैं BS6 क्यों खरीदूंगा, मैं कोई पुराना BS4 BS5 वाला ट्रक खरीद लूंगा। और ट्रक्स कोई ये तो है नहीं कि 3 साल चलेंगे, 4 साल चलेंगे। इनका बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है कि भाई 10 साल 15 साल के लिए ट्रक चलता है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं 2-3 साल 4 साल पुराना एक यूज ट्रक खरीद लूं एज कम्पेयर टू मैं नया BS6 ट्रक खरीदने जाऊं। तो वहां पर भी कमर्शियल व्हीकल में भी स्लो डाउन आते हुए दिख रहा है हमें। आप चाहे कोई सा भी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी का रिजल्ट उठा के देख लो, आप चाहे अशोक लेलैंड उठा के देख लो, या और कोई दूसरी भी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी देख लो, उनके ग्रोथ नहीं आ रही। तो ग्रोथ नहीं आएगी तो इनके भी नए वाले सेगमेंट में ग्रोथ कैसे आएगी? व्हीकल फाइनेंसिंग भी तो कर रहे हैं। जब व्हीकल ही नहीं बिक रहा, तो फिर ये फाइनेंस किसको करे? तो इस तरीके से हमें चीजें देखते हुए चलनी है। तो हमें पता चल गया कि 15% का ये लोग गाइडेंस देके चल रहे हैं। और अगर अब मैं बात करूं Q1 का इनका रिजल्ट कैसे रहा, तो हमें पता चलेगा ये इनका एजीएम बढ़ा बाय 21% ऑन वाई लेवल। तो मतलब जो जो 15% का टारगेट लेके चल रहे थे, उससे बहुत ज्यादा पेस पे ग्रोथ आया है। 21% के आसपास का ग्रोथ आया है, जो बहुत अच्छा नंबर भी है। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, मैनेजमेंट की कमेंटरी की भी बात करेंगे, जो उन्होंने कॉन कॉल में थोड़ी सी बात करी। भाई एनालिस्ट ने पूछा कि भाई आपने अभी 21% कर दिया, तो आप अपना गाइडेंस को रिवाइज करना चाहोगे क्या? तो मैनेजमेंट बोलता है नहीं, हम गाइडेंस को रिवाइज नहीं करेंगे, हम अभी भी अपनी 15% की गाइडेंस पे ही स्टिक रहेंगे। तो फिर एनालिस्ट का वो क्रॉस क्वेश्चन था कि तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के स्लो डाउन आएगा, या फिर आप ज्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हो, या ये रीजन क्या है कि 21% का ग्रोथ करने के बाद भी आप अपना गाइडेंस इंक्रीज नहीं करना चाह रहे हो? तो मैनेजमेंट का वही कहना था, देखो अभी अभी जो साइकिल चल रहा है वो हमारे फेवर में नहीं चल रहा, तो इसीलिए हम 15% के आसपास का ही गाइडेंस दे के रखना चाहते हैं। हमें पता है कि हम एक्सपेक्टेशन का आउटपेस कर जाएंगे, हम जितना हम बोल रहे हैं उससे ज्यादा ही ग्रोथ लेके जाएंगे। बट ऑन ऑन बीइंग अ कंजर्वेटिव साइड, हम ये चाहते हैं कि हम 15% का ही गाइडेंस मेंटेन करें, हम गाइडेंस को आगे ना बढ़ाएं। और आगे चल के अगर हमें जरूरत लगे कि गाइडेंस बढ़ाने की, तो हम Q2 के बाद या Q3 के बाद बढ़ाने की सोचेंगे। अभी के लिए तो इस क्वार्टर के लिए तो आप 15% का ही गाइडेंस लेके चलो।
तो ये अच्छी भी बात है कि मैनेजमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव है और कह रहा है कि देखो हम आपको अनऑफिशियल तरीके से मतलब एक तरीके से कि एक बिना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए कि हमने गाइडेंस इंक्रीज कर दिया, हम ये ज़रूर बता रहे हैं कि हम 15% से तो बहुत ज़्यादा रेट पे ग्रो करेंगे। मतलब 15% से बहुत ज़्यादा मतलब 18, 19, 20% के आस-पास पे ग्रो करेंगे। बट हम ये एकदम एकदम ऑफिशियली कहना नहीं चाहते कि हम अपना गाइडेंस नंबर इंक्रीज कर रहे हैं और अगर हमें करना होगा तो वो हम आगे चल के कर भी देंगे। अभी के लिए आप 15% गाइडेंस के साथ ही काम करो। अगर मैं इनके टोटल लोन बुक साइज की बात करूं तो करीबन करीबन 2,34,000 करोड़ रुपीस के आसपास का लोन बुक हो गया है। और अगर मैं पैट ग्रोथ की बात करूं तो पैट ग्रू बाय 18.2% ऑन अ वाई लेवल। अब देखो अगर अगर इनका मैं थोड़ा सा सेगमेंटेशन समझाऊं आपको कि किस तरीके से कौन कौन से सेगमेंट में इनके लोन जा रहे हैं तो हमें पता चलेगा। 47% तो जा रहे हैं कमर्शियल व्हीकल की तरफ, 20% जा रहे हैं पैसेंजर व्हीकल की तरफ, 5% जा रहे हैं टू व्हीलर लोन्स की तरफ और उसके अलावा एक इनका एमएसएमई का भी सेगमेंट है जो कंट्रीब्यूट करता है 12.5% के आसपास का। और जो बचा हुआ 15% है उसमें पर्सनल लोन हो गए, माइक्रो फाइनेंस लोन हो गए, मतलब बतेरे तरीके के जितने भी और तरीके के लोन्स हो गए वो बचे हुए 15% के आसपास में आ गए। अब देखो जो इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट जो 47% ऑफ द टोटल टोटल लोन बुक है उसमें तो बहुत ज्यादा पेस पे ग्रोथ आ नहीं रहा है। बट जो इनका पर्सनल व्हीकल वाला सेगमेंट है वहां पर ग्रोथ फिर भी आ रहा है, वहां पर फिर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है 22, 23, 24% के आसपास से। क्योंकि आप देखो जैसे हमने इस क्वार्टर में मारुति का रिजल्ट एनालाइज किया था तो मारुति के रिजल्ट में भी हमें शायद जहां तक मेरे को याद आ रहा है 9, 10, 11% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला था। तो इतना बड़ा कंपनी जो पूरे इंडिया के मार्केट का 50-55% मार्केट शेयर लेके बैठा है वो अगर 11% का वॉल्यूम ग्रोथ करता है तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि जो पैसेंजर व्हीकल है उसमें बहुत ज्यादा डिमांड है। और वही मैनेजमेंट भी कहता है, मैनेजमेंट भी ये कहता है कि भाई जो पैसेंजर व्हीकल की डिमांड हमें इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि लोग बाग टू व्हीलर से अपग्रेड कर रहे हैं, वो टू व्हीलर से सेकंड हैंड गाड़ी की तरफ जा रहे हैं या टू व्हीलर से एक छोटी नई गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से हम पैसेंजर सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू हमारा कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट। और ये जैसे जैसे कि ये ऑल ऑल वेदर फाइनेंस कंपनी बनना चाहते हैं, ये जो अपना सिक्लिकल नेचर है व्हीकल फाइनेंस का इसको हटाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से और बाकी सारे तरीके के भी लोन्स कर रहे हैं, एमएसएमई लोन्स कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन्स कर रहे हैं, पर्सनल लोन्स कर रहे हैं। और इसमें पेस ऑफ ग्रोथ तो बहुत ही ज्यादा है, इसमें यहाँ पर पेस ऑफ ग्रोथ आ रहा है 30, 35, 40% के आसपास का भी पेस ऑफ ग्रोथ आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है क्योंकि बेस छोटा है। अब जब आपको बेस इफेक्ट का फायदा मिलता है तो आपको ग्रोथ रेट नंबर ज्यादा ही दिखता है कि आप 100 रुपए पे मतलब 10 रुपए पे अगर आपने 5 रुपए का एडिशनल डिस्बर्समेंट कर दिया तो 50% का ग्रोथ रेट हो गया। और वहीं अगर आपने 100 रुपए पे 20 रुपए का भी डिस्बर्समेंट कर दिया तो भी वो 20% का ही ग्रोथ हुआ। वहां पर अगर मैं डिस्बर्समेंट एब्सोल्यूट नंबर की बात करूं तो 4 गुना ज्यादा डिस्बर्समेंट किया बट आपका बेस पड़ा था इसलिए ग्रोथ आया सिर्फ 20%। तो जब छोटा बेस होता है तो हमें बेस इफेक्ट तो देखने को मिलता ही मिलता है कि आपका ग्रोथ रेट ज्यादा लगता है। तो यही थी कहानी श्रीराम फाइनेंस की। अगर मैं बात करूं इनकी इनकी एसेट क्वालिटी की तो एसेट क्वालिटी इनका वाई वाई लेवल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे दोनों पे इंप्रूव ही किया है। अगर ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए इंप्रूव किया फ्रॉम 6% टू 5.4% ऑन अ वाई वाई लेवल और नेट एनपीए भी इंप्रूव किया फ्रॉम 3% टू 2.7% ऑन अ वाई वाई लेवल। और इन्होंने 165 नई ब्रांचेस खोली इस क्वार्टर में और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इनकी पहुंच गई 3100 के आसपास। और इनका जो मेजोरिटी एयूएम है वो रूरल ब्रांचेस से आता है क्योंकि जैसे हमें पता ही है कि ये लोग वो कमर्शियल व्हीकल लैंडिंग करते हैं और कमर्शियल व्हीकल लैंडिंग के साथ साथ ये लोग वो फार्म इक्विपमेंट में लैंडिंग करते हैं। तो फार्म इक्विपमेंट लैंडिंग आपकी होगी जाके गांव में जाके, भाई कोई अर्बन एरिया में बैठ के अपने घर में ट्रैक्टर तो खरीदेगा नहीं ना। तो ज्यादातर इनका सेगमेंट रूरल और सेमी अर्बन सेगमेंट से ही आता है, एरिया से ही आता है। अब फाइनली इनके अगर हम नंबर की बात करें तो हमें पता चलेगा इनका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा बाय 21% ऑन अ वाई लेवल एंड 0.6% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 23% ऑन अ वाई लेवल एंड डिग्रू बाय 1.32% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब ये मैं स्टैंड अलोन श्रीराम फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पैट की बात करें तो पैट वेंट अप बाय 18% ऑन अ वाई लेवल एंड 1.8% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और इसी वजह से जैसे थोड़ा सा इनका यील्ड कम आया इस वजह से इनका निम्स में भी कंप्रेशन देखने को मिला। अगर मैं निम्स की बात करूं तो निम्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे डिटोरेट कर गए और अब है 8.8% के आसपास पे।
अगर आरओए की बात करें तो आरओए इज एट 3%, 3.12% और आरओई इज एट 16%। देखो अभी कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा हमें आरओए आरओई में, क्योंकि थोड़ा सा निम्स में कंप्रेशन आ गया। तो जैसे जैसे आगे चल के ये इनका ये साइकिल रिवर्स होगा, वापस इंटरेस्ट रेट कटेंगे, वापस डिमांड आना शुरू होगा कमर्शियल व्हीकल में, और ये जो ऑल वेदर वाले सेगमेंट्स में घुस रहे हैं, ये जो माइक्रो फाइनेंस है या एमएसएमई एसएमईज हैं, इनमें वापस ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये सारे नंबर में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। इनका एक छोटा सा पोर्टफोलियो भी है होम लोन का, बट वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। उसके बारे में कुछ बात करने का ज्यादा जरूरत नहीं है। वो कुछ 5-6-7 हजार करोड़ के आसपास का है, तो टोटल बुक का कुछ 5-6% के आसपास भी नहीं है। तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यही थी कहानी श्रीराम फाइनेंस की। एक बहुत ही अच्छा लेंडर है, पहले व्हीकल फाइनेंसिंग करता था और सिर्फ व्हीकल फाइनेंसिंग करना चाहता था। अब ये अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये इन्होंने 1-2 क्वार्टर पहले बोला था कि अब हम ऑल वेदर फाइनेंसिंग में घुसना चाहते हैं, और इसीलिए हम अलग अलग तरीके के लोन्स दे रहे हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है इनकी कहानी। अभी Q1 का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, 15% का गाइडेंस देकर अगर आप 21% का रिजल्ट लेके आ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए यही थी कहानी श्रीराम फाइनेंस की। अभी के लिए इतने रखते हैं। आगे चल के हम आज में ही 6 और वीडियो बनाएंगे और 6 और फाइनेंशियल कंपनी को कवर करेंगे, जिससे हमारा फाइनेंशियल स्पेस पूरा जो लेंडिंग वाली साइड है वो पूरी कंप्लीट हो जाए। अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।